जय हिंद फ्यूचर कमांडोज। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? 2 दिन बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। मेहनत करोगे तो वो ज़रूर काम आएगी। ऐसा मत सोचो कि जीएस इतनी आती है, इंग्लिश इतनी आती है, वो सब बात की बात है। अब जितना आपने पढ़ रखा है, बस आप उस चीज़ को रिवाइज़ करो। अगर आप उतना रिवाइज़ कर लोगे तो वो मोर देन एनफ है, ठीक है। और आज मैं आप लोग को जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ाई नहीं है, वो ये है कि हम ये देखेंगे कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, हम उससे खेलेंगे। हम उसको देखकर सोचेंगे कि कौन सा सही हो सकता है। आज मैं आप लोग को हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे करना सिखाऊंगा, मेनली हिस्ट्री के, कि हिस्ट्री के चारों ऑप्शंस को देखकर आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा सही है। अगर आपको सच में ये यूज़फुल लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अब आपको करना क्या है, आपको अपने पास एक कॉपी लेनी है और बस छोटा छोटा लिखते जाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको वो ट्रिक लिखनी है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर सच में आपने वो चीज़ फॉलो कर ली ना, तो आपको एग्ज़ाम के बाद बताना कि आपको कितना यूज़फुल रहा। बट हाँ, इस वीडियो को ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम से कम 2 या 3 बार देखना पड़े, तभी जाके वो लॉजिक आप निकाल पाओगे। डायरेक्टली वो लॉजिक निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और याद रखना, मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। ये मानो कि आपको कुछ नहीं आता, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मैं आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व कराऊंगा, वो एक उसकी प्री कंडीशन ये है कि आपको कुछ नहीं आता, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। जो जो चीज़ मैं बताता जाऊंगा, आप लोगों का काम है कि आप लोग उसे पॉइंट वाइज नोट करोगे। सब कुछ जो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको सब कुछ पॉइंट वाइज नोट करते जाना है, तभी ये सब चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। और हाँ, ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपका नॉलेज बेस जो है वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाए। आपको लगे कि यार मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, तभी आपको ये चीज़ लगानी है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वो क्या कह रहा है, 3 जेम्स मतलब त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। आपको पता है, समझो कोई एक चीज़ ए है और वो 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की, A1, A2 और A3। तो हम उसे कैसे लिखेंगे? A1, A2, A3, ऐसे लिखेंगे ना। ऐसे ही जो त्रिरत्न है जैनिज्म के, हमें तो पता नहीं, मानो अभी हम यही मान चल रहे हैं हमें कुछ नहीं आता, तो यार ब्रह्मचर्या, सम्यक दर्शन, सुनृता और अस्त्या। तो आप ध्यान से देखोगे तो सम्यक के बीच में और दर्शन के बीच में एक हाइफन लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। इस हाइफन से हमें समझ में आया कुछ ऐसा हो सकता है कि 3 टाइप के सम्यक होंगे। कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ, और एक तीसरा और होगा। तो शायद ये बीच में हाइफन है, तो शायद ये हो सकता है। तो हम लोग हो सकता है प्रोबेबिलिटी के साथ इसको टिक करके आएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना, ये मानो कि ये वो चीज़ है, ये उन बच्चों को लगानी है जो आगे बढ़कर खेलना जानते हैं, जिनको डर नहीं लगता ऑप्शन टिक करने से, जिनको ये है कि यार 20 नंबर बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। मगर याद रखना, ये तब करना है जब आपको कोई नॉलेज पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, आपकी नॉलेज, आपको कुछ नहीं आता और आपको लग रहा है कि भाई अब तो आर पार की लड़ाई है, ठीक है। तब ये चीज़ करनी है। ऐसे करने से कभी कभी गलत भी हो सकता है, ये मत सोचो सही ही होगा, बट हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि सही होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है, मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। पूरा जितना मैंने, देखो मैंने एनडीए का एग्जाम भी क्लियर करा है, मैंने एफकेट भी क्लियर करा है, मैंने सीडीएस भी क्लियर करा है। डिफेंस के जिस एग्जाम पे हाथ रखा है तो वो भगवान की दुआ से क्लियर हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग ना इस चीज़ को मान के चलो कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ उस चीज़ को मान लो कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं करा, एसएसबी भी मैं रिकमेंड हुआ 22 एसएसबी भोपाल से, ठीक है। और मुझे ना जो चीज़ पता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना पेशेंस रखो और चीज़ें ध्यान से समझते जाओ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको मेनली समझाना चाह रहा हूँ कि एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है, एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है।
आप लोग एसएसबी में जाते हो तो एसएसबी में आपकी साइकोलॉजी चेक होती है, बट जब आप पेपर देने जाते हो ना तो आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी चेक करनी चाहिए कि यार वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें जो ऑप्शन दे रहा है उसमें हम कितना सही और कितना गलत है हम खुद देखकर पता कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी को कैसे पकड़ा जाता है, कि वो एक ऑप्शन को कैसे सेट करता है, ठीक है। बट हाँ, जो मैंने आपको कहा वो याद रखना, क्या, अपने नोट्स बनाते जाओ। पहले सेंटेंस आपको क्या लिखना है 31 में, कि यार अगर कभी भी कोई टाइप वाइज पूछता है तो हमको बीच में हाइफन देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 32। ये बोल रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपियर ऑन हड़प्पन सील्स। हड़प्पा की सील के ऊपर इनमें से कौन सा मोटिव नहीं था। अब देखो यार, आप मुझे एक चीज बताओ, आपको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है, और आपने आज तक कभी आप ना तो जू गए, ठीक है, ना आपने कभी व्हाट्सअप या कभी भी आपने कोई सोशल मीडिया, कभी गूगल क्रोम, मतलब आपने कभी भी कहीं से नेट का यूज़ नहीं करा, और मैं आपसे बोलूं कि यार आपको किसी जानवर की फ़ोटो बनानी है, तो पता है आप किसकी बनाओगे? डॉग की बना दोगे, कैट की बना दोगे, और किसकी बना दोगे? जो जो आपने एकदम अपने घर के आसपास देखे होंगे, काऊ की बना दोगे, बफेलो की बना दोगे, और बुल की बना दोगे। आप उन्हीं की बनाओगे जो आपने आसपास देखे हैं। अब आप बोलो कि सर हम लायन की बना देंगे, आपने लायन कभी देखा है? आप बोलोगे सर मैंने जू में देखा है, बट इन रियलिटी आपने अपने कभी आसपास देखा है? आपने नहीं। तो हमेशा इंसान उसी चीज़ की ड्राइंग बनाएगा जो उसने अपने आसपास देखे हों, ठीक है, और जो ज़्यादातर वाइल्ड ना हो। अगर वाइल्ड हो तो हम उसको दूर से खड़े होकर देख लें। अगर नदी में क्रोकोडाइल है तो हम नदी के साइड से खड़े होकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ बताओ, जो लॉयन है, क्या आप इसको साइड में खड़े होकर देख सकते हो? लॉयन को नहीं देख सकते। अनटिल एंड अनलेस आप किसी जू में या किसी नेशनल पार्क में कहीं किसी सफारी में बैठ के जा रहे हो तभी देख देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख सकते। क्योंकि वो फिर देखने के बाद आप ड्राइंग बनाने लायक कोई इंसान बचेगा नहीं फिर, अगर वो डायरेक्टली ऐसे देखेगा तो, ठीक है। तो इसीलिए आप खुद सोचो कि वो ही ड्राइंग बनाई जाएगी जिसको जानवर को देखने के बाद कोई इंसान जिंदा है, ठीक है। तो लॉयन देखने के बाद तो डायग्राम कैसे बनाएगा वो ड्राइंग? तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? लायन। सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? कॉमन सेंस के, देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको कॉमन सेंस से करके दिखा रहा हूँ, और दूसरा एग्जामिनर साइकोलॉजी से, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, ट्रायंगुलर चार्ट। उस ट्रायंगुलर चार्ट को फॉलो करोगे तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी का आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने 2025 का पूरा जितना, जैसे आपका सीडीएस हुआ, आपका सीएपीएफ है, एक आपका ये सीआईएसएफ का होता है, ठीक है, मैंने सारे जो 2025 के हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो मैं आपको कॉमन सेंस से करके दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना। होता क्या है, हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री ये एक स्टोरी होती है, ठीक है। तो आपको स्टोरी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो साइंस में क्या, आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, पॉलिटी में भी आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बट हिस्ट्री क्या है? कहानी है। और ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो पहले हुई हैं वो आज भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपको जो हिस्ट्री बता रहा हूँ बहुत ही लॉजिकल समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का अप्रोच करना है, ठीक है। देखो, तो समझ में आ गया कि यार ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा वालों ने हम्प्ड बुल को देखा हो और शायद अपना कुछ यूज़ भी करते हो, क्या पता एलिफेंट भी देख लिया हो, क्या पता क्रोकोडाइल नदी में देख लिया हो। बट लॉयन देखने के बाद तो भैया बंदा बचेगा ही नहीं डायग्राम बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉयन। समझ गए? जो बताता जा रहा हूँ ना सब कुछ लॉजिकली समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये दोनों क्वेश्चन हमने लॉजिक से ही कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 33rd पे आ जाओ। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। मैं ही सिखाऊंगा, जब भी कभी ऑप्शन में, ध्यान से देखो, जब भी कभी ऑप्शन में आपका नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए, और आपने ना तो कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी सुनी है और ना ही आपने कभी जो ऑप्शन दिए हैं नीचे आंसर्स दिए हैं ये चार, ना आपने कभी ये सुने हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ऑप्शन ए होता है। ज़्यादातर देखा गया है क्या होता है? ऑप्शन ए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये नाउन दिए हैं चारों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। क्वेश्चन हमको नहीं पता, ठीक है। आंसर देखो, कभी सुने ये? मनुस्मृति सुना है, अष्टध्यायी सुना है, कुछ नहीं सुना होगा तो सुश्रुत संहिता पक्का सुना होगा, नाट्य शास्त्र तो पक्का ही सुना होगा। तो आपको ये चारों पढ़ के समझ में आ गया कि यार आंसर तो हमने सुने हैं, तो ये वाला
रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। ध्यान से सुनो, मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि आपको ना तो क्वेश्चन आता, ना ही आपने चारों कोई आंसर सुने हैं, तो उसका आंसर हमेशा ए होता है। याद रखो, हमेशा ए। बट हमने तो यहाँ मनुस्मृति सुना है, अष्टाध्यायी भी सुना है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। पहले और क्वेश्चन पे आओ, जो मैं ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। इन द ऋग्वेद संहिता यूज ऑफ द टर्म्स ईशुकृत और ईशुकरा रिफर टू द मेकर ऑफ। क्या आपने ये टर्म आज तक सुना? नहीं सुना होगा। ये टर्म सुना? नहीं सुना। जब आपने कभी क्वेश्चन में कभी ये सब सुने ही नहीं है, ध्यान से देखना, कभी नहीं सुने, बट आप बोलोगे सर हमने आंसर जो इसके ऑप्शंस लिखे हैं वो हमने सुने हैं। बट आप ध्यान से देखो, जो ये ऑप्शंस लिखे हैं, क्वेश्चन में भी नाउन है और जो आंसर है उसमें भी नाउन है। तो नाउन से नाउन पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी साइकोलॉजी पता करना चाहता है आप लोगों की, या आप लोग को ऐसे फंसाना चाहता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ दो। ठीक है, तो एग्जामिनर के माइंड में क्या होता है कि बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा ही नहीं, तो वो हमेशा इसका आंसर ए में ही लगा देता है। ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ, जब वो नाउन से नाउन पूछ रहा है, जब वो नाउन से नाउन पूछ रहा है, और उसको पता है कि एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से पता है कि यार ये कॉन्सेप्ट ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है, और उसे पता है बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ेगा ही, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, वो पहला ही आंसर उसका मान के चलता है कि इसे कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो पहला ही आंसर उसका लगा देता है। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। जो ध्यान से बता रहा हूँ उसको सुनो, मैं आपको जो लॉजिक्स बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं पे कोई भी नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है, मैं आपको देखो सब कुछ समझाता हूँ। ये यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा है? हु कंपोज्ड जैना विलास अ हिस्ट्री ऑफ रूलर्स ऑफ कश्मीर इन द। आपने कभी सुना जैना विलास? एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ। ठीक है, मगर जब मैं पढ़ाऊंगा मैं ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बट अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। जब एग्जामिनर को पता है कि इस बंदे ने, सामने वाले जो स्टूडेंट आएगा उसने कभी नहीं सुना, वो क्वेश्चन को करेगा ही नहीं, तो एग्जामिनर भी ज़्यादा लोड नहीं लेता, इसका आंसर पहले में ही छुपा देता है इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भट्टावतरा। याद रखो इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में नाउन है और क्वेश्चन में भी नाउन है, नाउन से नाउन पूछ रहा है वो, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर समझ गए ना इस कॉन्सेप्ट को, तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ आ जाओ। अब आप इस वाले क्वेश्चन को देख के बोलोगे कि सर इसमें पूछ रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज़ अमीर खुसरो प्रेज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये अमीर खुसरो आपने सुना है ना? सुना है? पक्का सुना है। प्रेज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब में ये इसने करा है। तो हमें क्वेश्चन तो पता है। अब देखो, नाउन से नाउन नहीं पूछ रहा, नाउन से नाउन नहीं पूछ रहा। ये जो नीचे नाउन दिए हुए हैं ना, सारे के सारे, ये सारे के सारे नाउन है, किसी चीज़ के नाम है। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको अगर नाउन से नाउन पूछ रहा है और नीचे आपको जो चारों के चारों हैं वो कुछ भी नहीं पता, तो आप ए को मान के चलते हो। मैंने आपको ये सिखाया। बट हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो नाउन है ही नहीं कहीं भी। यहाँ पे तो बस आपको अमीर खुसरो के बारे में पता है पहले से। ये जो रूल है ना, याद रखना, जो भी ये रूल है ये तब लगता है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ना आपको इस नाउन के बारे में पता, ना आपको आंसर वाले नाउन के बारे में पता, ना तो क्वेश्चन वाले और ना ही आंसर वाले नाउन के बारे में पता, तब आप इस रूल को एकदम 100% लगा सकते हो। ठीक है, देखो यार, गलत तो कभी भी हो सकता है सवाल, आपको आता है तब भी गलत, हमेशा गलत हो सकता है, कुछ पता नहीं है। बट जो मैं रूल बता रहा हूँ ये भाई बहुत ही रिसर्च करके और चीज़ों को समझ के, साइकोलॉजी एग्जामिनर की समझ के, तब मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नाउन क्या है? सारे के सारे वन वर्ड के नाउन है। यहाँ पे कितने वर्ड्स के नाउन हैं? यहाँ पे सारे के सारे ये कितने हैं? ये 4 हैं। देखो, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 1 2। तो यहाँ पे जो नाउन है इसमें कम से कम कितने टर्म्स आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, किसी में 2, किसी में 2, सब में डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमको ये कोशिश करनी होती है इसमें कि हम किसी ऐसे को देखें जहाँ पर कुछ कॉमननेस आ जाए, वही उसका आंसर होता है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ क्या आ रहा है? खिज्र, यहाँ आ रहा है सिप्र। ठीक है, तो हमेशा एग्जामिनर को ये पता है कि अगर बच्चे ने कुछ ऐसे याद करा होगा, सिप्र खिज्र खिज्र करके जो निमोनिक्स बना के याद करते हैं, तो वो यही कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो या तो इसका आंसर ये होगा या ये होगा। अब आपका 50-50% चांस है। तो हमेशा जब भी कोई नाउन अगर 4 दिए हुए हैं और आपको पता है कि यार ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन की नॉलेज या एक्सपीरियंस है, थोड़ा पढ़ा हुआ है आपका, तो आंसर हमेशा वो होता है जहाँ कॉमननेस होती है। क्या होती है? आपको कुछ कॉमन वर्ड देखने होते हैं। तो खिज्र और सिप्र में इसका आंसर होगा। देखो, देख रहे हो ना, खिज्र सिप्र, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी।
ठीक है, मैं आपको जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी बस आराम से बैठ के चीज़ों को देखते जाओ, ठीक है। अब देखो, यहाँ आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाई इन द अर्ली 18th सेंचुरी बाय द बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य। आपने कभी इसके बारे में सुना? नहीं सुना। अब देखो, ये जो नीचे चारों लिखे हैं आपने कभी ये भी नहीं सुना। तो आप लोग अब क्या करोगे, मेरा जो मैं आपको रूल बताया उसके हिसाब से आप धर्ममंगल को टिक करोगे, बट आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। सुनो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा जैसे आप इसको टिक करोगे, क्योंकि इसका आंसर जो है, पहली बात तो एग्जैक्टली अभी किसी को पता ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर शिव संकीर्तन भी हो सकता है और विद्या सुंदर भी हो सकता है, दोनों में डाउट है अभी भी। तो यहाँ पे अगर धर्म मंगल करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बट देखो एक चीज़, आपके यहाँ पे कितने सही हुए, एक ये 47 सही हो गया, और कौन सा सही हुआ, ठीक है, एरोज वाला सही हो गया। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, उससे मानता हूँ एक दो गलत होंगे, बट याद रखना बहुत ज़्यादा सही भी होंगे। ये रूल उन्हीं को फॉलो करना है जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट हो और मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो, वो ही इस रूल को फॉलो करें। क्योंकि अगर वो ऐसे 10 क्वेश्चन करते हैं ना, तो 10 में से भाई 8 सही हो सकते हैं और 2 गलत भी हो सकते हैं। ये सारा खेल है प्रोबेबिलिटी का। और मैंने क्या बताया, ये तब करना है जब आपका नॉलेज बेस खत्म हो जाए और आपको लगे कि भाई अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो मेरी कट ऑफ क्लियर होगी ही नहीं, तभी आपको ये रूल फॉलो करना है, तभी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब आपने ज़्यादा बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो प्लीज़ इसको फॉलो मत करना। ये उन लोगों के लिए है जो आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे स्कोर कर लूँगा, मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी पकड़ लूँगा। यहाँ आ जाओ, ये क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वॉज आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोकाज एम्पायर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमको अशोका के बारे में नाम सुना है हमने, तो ये नोन की बात है। नीचे चारों के चारों नाम हमने सुने हैं, बट आप ध्यान से देखोगे ना तो एग्जामिनर क्या बता रहा है, ब्रह्मपुत्र वैली कहाँ पे, असम में। देख रहे हो, एकदम एग्जैक्ट किसी चीज़ को अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई कर रहा है ना, मतलब उसको ये पता है कि, अब देखो उसने ये तो नहीं लिखा बलूचिस्तान पाकिस्तान, लिखा नहीं इसने ऐसा, कश्मीर वैली जम्मू कश्मीर तो नहीं नहीं लिखा, उसने ब्रह्मपुत्र वैली को ही असम बताया है ब्रैकेट में, मतलब साइड में लिखकर। मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फोर्स कर रहा है कि इसका आंसर यही होगा। हिंदी में पढ़ो, ब्रह्मपुत्र घाटी असम, मतलब वो यहाँ पे एकदम स्टेट लिखकर और एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, तो वो ही उसका आंसर है। ये एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर का जो माइंड है ना ऐसे काम करता है, जिसने पेपर बनाया वो ये सोचता है कि यार अगर मैं सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली लिख दूंगा तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चे ने ब्रह्मपुत्र वैली टिक कर दिया तो उसके माइंड में क्या पता असम ना हो, वो ये सोच ले कि शायद ब्रह्मपुत्र तो यार अरुणाचल प्रदेश से भी निकलती है, कि ब्रह्मपुत्र तो यार थोड़ा सा फिर जाके ये बांग्लादेश में भी जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में ये ना आ जाए कि वो कौन सी लोकेशन की बात कर रहा है, तो उसने एकदम स्पेसिफाई करा असम। समझ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि वो एग्जैक्ट आंसर ये है। सुनो मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हो, थोड़ी सी नॉलेज लगा लो और थोड़ा सा हिसाब लगा लो, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग्वैदिक गॉडेस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऋग्वैदिक गॉडेस का स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये कहती है, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे रूल्स आपको लिखने हैं, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये कहती है, जब वो किसी करेक्ट स्टेटमेंट को लिखेगा और जब वो एक कभी रॉन्ग स्टेटमेंट को लिखेगा, तो करेक्ट वाले स्टेटमेंट को लिखते टाइम वो हमेशा एक बुक की लैंग्वेज लिखेगा, बुकिश लैंग्वेज लिखेगा, और जब वो रॉन्ग लिखेगा तो वो थोड़ा आपको फील होगा कि ये थोड़ा देसी लैंग्वेज लिख रहा है बंदा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि करेक्ट को हमेशा बुकिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, और रॉन्ग तो क्योंकि वो अपने आप सेट करता है ऑप्शंस को, तो वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज ऐसा लगता है कि भाई बहुत बच्चों वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये पूछ रहा है विच ऑफ द इनमें से ऋग्वैदिक गॉडेस के बारे में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब आप मुझे इस लाइन को पढ़ के बता दो कि यार आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी लग रही है जो एकदम ऐसा फील हो रहा है कि वो एक बुकिश लैंग्वेज है। ध्यान से देखो, अदिति इज अ गॉडेस ऑफ डॉन, राका इज अ गॉडेस ऑफ स्पीच, उषाज रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, सिनीवली बिस्टोज चिल्ड्रन। देखो एक टर्म क्या यूज कर रहा है, बिस्टोज, वो यहाँ खेलेगा ही नहीं। ठीक है, वो एग्जैक्ट बुक की लाइन उठा के यहाँ पे छाप दी। बट देखो यहाँ पे क्या है, इज गॉडेस करके लिख रहा है, इट उषा रिप्रेजेंट फ्रीडम, मतलब वो कहीं ना कहीं
आपको बुक की लैंग्वेज वहाँ लिख के देगा, बुक की लैंग्वेज वहाँ लिख के देगा जहाँ पे वो चीज़ें करेक्ट होती हैं, वो उसको छेड़ता नहीं है, बट और दूसरों को वो पक्का छेड़ेगा। ठीक है, तो उषा रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, ये भी गलत है। अदिति इज गॉडेस ऑफ डाउन, ये भी गलत है। राका इज गॉडेस ऑफ स्पीच, ये भी गलत है। कौन सा सही है? सिन्नी वाली बिस्टोज चिल्ड्रन। ठीक है, बिस्टोज। ध्यान से सुनो इन सारी चीज़ों को, नहीं तो वो यहाँ भी इज विज यूज कर सकता था। अब आपको ये लॉजिक तब लगाने हैं, मैं देखो यार, हाँ भाई सुनो सारे के सारे, ये लॉजिक ना तब लगाने हैं जब आपको कुछ नहीं आता और आपको लग रहा है एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, जब आप अपने पूरे हथियार घेर दोगे ना, तब जाके ये लॉजिक लगाने हैं। नहीं तो अगर आपका एग्जाम, अगर आपने 40-50 क्वेश्चन कर लिए, तब इस लॉजिक को मत लगाना। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो एग्जामिनर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखो यहाँ आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट। अब ध्यान से देखो, बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपको ये चारों सेंटेंस पढ़ो पहले तो। शी प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम 8 ग्रेट फियर्स, पता नहीं भाई। शी इज़ ए वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद द डॉन, पता नहीं। शी इज़ द फेमिनिन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द विजडम, पता नहीं। शी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम ए ब्लड थ्रस्टी यक्षी टू ए बेनेवोलेंट मैटरनल फिगर। आप मुझे खुद बताओ, इन चारों को पढ़ के आपको बुकिश लैंग्वेज कौन सी लग रही है कि भाई बहुत एकदम किताब की लैंग्वेज है? बताओ, आपको खुद फील होगा, मतलब यार, मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब मेंशन करके लिखा है सब कुछ। वो ये सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ो इसको, ये एकदम बुकिश लैंग्वेज लगेगी। और ये देखो, आपको छोटे छोटे सेंटेंस खुद फ्रेम करके लिख दिए, तो ये सही है और ये तीनों गलत है। ठीक है यार, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी हमको समझनी पड़ेगी, तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन द एन ए अकबरी। एन ए अकबरी में इनमें से कौन सी चीज़ लिस्टेड है एज वन ऑफ द इंडियन साइंसेज प्रिस्क्राइब्ड बाई अकबर फॉर स्कॉलर्स टू लर्न एट स्कूल, कि भाई स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। ठीक है, भारतीय विज्ञान के रूप में विहित किए गए निम्नलिखित में से किसे एन ए अकबरी में सूचीबद्ध किया जाता है? किसके लिए? विद्यालय में विद्यार्थियों के सीखने के लिए। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, सोच के, बहुत ध्यान से सोच के बताना कि यार अकबर से पहले क्या स्कूलों में गणित नहीं पढ़ाई जाती थी? क्या अकबर से पहले स्कूल में व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती थी? क्या अकबर से पहले, यार एक चीज बताओ, ऋग्वेदिक काल से आयुर्वेद के बारे में पता लग जाता है कि आयुर्वेदा अथर्ववेद से एसोसिएटेड है। तो यार बताओ, ऋग्वेद से मतलब अकबर के टाइम तक मतलब स्कूलों में कभी विद्यार्थी को पढ़ाया नहीं गया? ये खुद सोच के बताना। मतलब ये तीनों चीज़ तो पहले से ही कहीं ना कहीं चल रही थी, बट अकबर ने क्या करा, एन ए अकबरी में जो मेनली बात हुई होगी वो ज्योतिष की हुई होगी। ये लॉजिक है, ये आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आपको एग्जैक्टली आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीज़ें सोचनी समझनी पड़ेंगी दो लोगों के हिसाब से। पहला, एग्जामिनर के हिसाब से कि यार उसने जो ये पेपर सेट करा है उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और दूसरा, ये जब अकबर का क्वेश्चन है तो यार अकबर के बारे में सोचो थोड़ा बहुत कि यार अकबर से पहले क्या होता होगा, अकबर के बाद में क्या हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या है? ज्योतिष। ठीक है, समझ गए ना इतना? तो मैं कभी कभी ये भी करता हूँ, जब क्वेश्चन अगर मुझे ना आए तो मैं उसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ। तो आप भी कोशिश करो उसको हिंदी में पढ़ने की, क्योंकि हिंदी में ना चीज़ें वो आपको एकदम स्पेसिफाई करके समझाता है और आपको एकदम फील होगा, हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो आप, देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द मिलिट्री डिवाइस रिफर्ड टू बाय द टर्म मंजनिक। ये एक नाउन है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, अ डिवाइस फॉर लोडिंग फील्ड गन्स विद गन पाउडर, नहीं पता भाई। ठीक है, प्रिपेयरिंग कैवलरी फॉर रैपिड चार्ज, ये भी नहीं पता। अ बोल्टिंग डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द गेट्स ऑफ फोर्ट, नहीं पता। अ डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स। भाई अब ध्यान से देखना, इन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? मैंगोनेल। अगर एग्जामिनर चाहता तो यहाँ ये लिखता ही ना, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि आप कोई जो डिवाइस है ना पत्थर फेंकने वाला, कुछ और ना समझ लो, इसी को समझो, क्योंकि वो आंसर यही है। तो जहाँ भी कोई चीज़ स्पेसिफाई कर रहा है ना वो, तो वो आंसर होता है हिस्ट्री में। ध्यान से समझो इन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ये 2025 का ही पेपर है, पहले वाला देखो, ये रहा 2025 का पहला पेपर है ये। ठीक है,
भाई जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ अगर ध्यान से पढ़ लिया ना भाई एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बताओ। ये तो शायद कर लिया है, चलो नहीं देखते हैं। देखो इसमें क्या है भाई, केरला में संस्कृत में क्यों लिखवाएगा भाई वो, पहली बात तो केरला में कोई मेजर रॉक एडिक्ट मिले ही नहीं है। बट हम लोग क्या सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, हम लोग एक ऐसा अप्रोच लेके चल रहे हैं कि हम नॉर्मल सोचेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, यार केरला में संस्कृत में क्यों क्यों लिखेगा, ठीक है, मलयालम में लिखता या कुछ और लैंग्वेज में लिखता जो उनको समझ में आए, या जो ज़्यादा मेजर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है वो समझ में आती है उन लोगों को। तो इसलिए भाई ये तो गलत है, ठीक है। इन रियलिटी क्या है, मेजर रॉक एडिक्ट वहाँ मिले ही नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, माइनर रॉक एडिक्ट इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्र। भाई पहले बिहार अगर इतना था, अगर आज बिहार इतना बड़ा है तो पहले और भी बड़ा था बिहार, ठीक है, उसमें झारखंड भी आता था, उससे पहले और भी बड़ा होगा। तो यार ओनली इन पाटलिपुत्र बोलना तो शायद सही नहीं होगा, छोड़ दो इसको भी। अब ये जो दो लिखे हैं, धौली मेजर रॉक एडिक्ट मेक्स ए मेंशन ऑफ द कलिंगा वार, और दूसरा कलसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये दोनों के दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। तो आपके ये हो गए, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इतने। यहाँ आ जाओ, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आजीविकास इज नॉट करेक्ट। भाई हमको ये पता है कि एक आजीविका सेक्ट हुआ है, अब नॉर्मल इतना इतना समझ में आएगा कि यार कुछ रिलीजन है कुछ, ठीक है, ऐसे मान के चलो। दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, पहले नॉट मत पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो सेंटेंस को। दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ यार कोई भी रिलीजन है उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ में यही आता है वो कास्ट क्लास नहीं करते। दे हैड ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और कैनोनिकल टेक्स्ट, भाई सबके ऑर्गेनाइजेशन और टेक्स्ट भी होते हैं कोई भी धर्म हो। दे प्रैक्टिस सीवियर एसेस्टिज्म ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड, ये भी होता होगा भाई, क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मली हर रिलीजन में ये चीज़ फॉलो होती है कि, ये देखो यहाँ पे, वे प्राय बहुत कम भोजन करके कठोर तपस्या करते थे, ठीक है, सबके यहाँ ये कॉन्सेप्ट होते हैं हर धर्म में। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या है, दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैनाज अगेंस्ट बुद्धिस्ट। अब आप बताओ कि ये इनके साथ मिलके इनके अगेंस्ट कोई बनाएंगे, ऐसे कोई धर्म ऐसा होता है, एक धर्म ये है 1 और ये धर्म 2 है, ठीक है, तो ये धर्म दोनों एक साथ मिलके किसी के अगेंस्ट जाएंगे, भाई ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते थे कि भाई ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्रंथ तो सब में होते हैं और ये भी चीज़ सब में होती है, ये होता है, भाई ये नहीं होगा। तो नॉट का क्या आंसर होगा, हमको पता करना है, नॉट करेक्ट, तो ये ही नॉट करेक्ट है, ठीक है, डी आंसर होगा। हमेशा ना लॉजिक से ही सोचो, हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस है तो आप ना हर चीज़ को पढ़ो, यहाँ ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ो, कोशिश करो पूरा पढ़ो। उनके पास निगमित संगठन और धर्म वैधानिक ग्रंथ थे, ठीक है, मतलब पढ़ो यार, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। हम वो ही मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आ जाओ, इन मिडिवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन, कौन सा, इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट। भाई मिडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। भाई क्या इंप्रूवमेंट हुआ होगा इंडिगो एक्सट्रैक्शन में, हिंदी में, थोड़ा हिंदी में पढ़ लो। क्या, मध्यकालीन नील निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन में क्या, नील की फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग हुआ। उर्वरक मतलब होता है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। मुझे बताओ क्या मिडिवल टाइम में ही फर्टिलाइजर यूज़ हुआ होगा, उससे पहले नहीं यूज़ करते होंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें गोबर वोबर डालते होंगे वो लोग, तो शायद यार ये चीज़ तो पहले भी होती होगी। नील के तनों के लिए यांत्रिक पैरोई उपकरणों का प्रयोग का प्रारंभ, मतलब ये कि उसकी मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स। तो यार ये बताओ सोचकर, क्या मिडिवल टाइम से पहले मैकेनिकल क्रशिंग नहीं होती होगी, यार क्रशिंग तो मैकेनिकल तब भी होती होगी। यहाँ आ जाओ फोर्थ में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव लेबर इन क्विक डिसिल्टिंग ऑफ इंडिगो क्रूसिबल्स, इसका क्या मतलब हुआ, नील क्रूसिबल को शीघ्र ही गादरहित करने के लिए दास श्रमिकों का नियोजन। भाई स्लेव्स तो पहले भी थे तो शायद पहले भी यूज़ होते होंगे, बट आप इस लाइन को पढ़ो, यूज़ ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटार्स इन मेकिंग द इनर सरफेस ऑफ इंडिगो वेट्स वाटर प्रूफ। लग रहा है कुछ टेक्नोलॉजी सी बात लग रही है, कुछ तकड़ी सी बात नहीं लग रही फील करके पढ़ के। यहाँ पढ़ो, नील की टंकियों को के भीतरी सतहों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए जिप्सम और चूने का गारे का प्रयोग। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ये नई चीज़ भाई इंप्रूव हुई है, ठीक है, कुछ टेक्निकल सा लग रहा है, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या बचा,
ये क्वेश्चन सारे हो गए, ठीक है। हाँ, यहाँ आ जाओ। ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज अपभ्रंशा। इट appeared, देखो, अपभ्रंश लैंग्वेज, इट appeared in the recognizable forms by the 6th century. It developed out of mixtures of regional vernaculars with Prakrit and संस्कृत। ये वाला क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन जो है, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यार। इन दो क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं यूज़ हो रही है जिसको आप लोग ट्रिक से कर दोगे। ध्यान से देखना, यहाँ 6th सेंचुरी है ना, वो यहाँ 7th भी दे सकता था, 8th भी दे सकता था, 5th भी दे सकता था गलत करने के लिए। तो आप लॉजिक से नहीं जा सकते कि ये सही है या गलत है, ठीक है। आप एक बार के लिए ये तो सोच सकते हो कि यार अगर भ्रंश अपभ्रंश मतलब किसी चीज़ का बदला हुआ रूप, 46 अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बदला हुआ रूप। तो ऐसा हो सकता है कि किसी मिश्रण से यूज़ हुआ हो, किसी मिश्रण से बना हो। तो एक बार के लिए ये मान सकते हैं कि चलो यार ये सही होगा, बट इसका डाउट रहेगा, ठीक है। इन मतलब इस वजह से इसका आंसर है बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे हम लोग नहीं खेल सकते क्योंकि ये 6th लिखा है, यहाँ पे वो चेंज भी कर सकता था। तो हमें ये समझ में नहीं आएगा ये सही है या गलत है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसे सीखो, कहाँ कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है। यहाँ आ जाओ। ये क्या बोल रहा है कि जो ग्रामरियन था कात्यायन, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, किसके समकालीन थे, पनिनी के, पतंजलि के। ही बिलोंग टू अ पीरियड बिटवीन, या इन दोनों के बीच में कभी, या अ पीरियड लेटर देन बोथ पनिनी एंड पतंजलि। आप मुझे ध्यान से बताओ, समझो एक आदमी ए है, वो पूछ रहा है कि यार ये किसके टाइम पे था, बी के टाइम पे या सी के टाइम पे। अब अगर उसे ऑप्शन में अगर यही सेट करना होता तो वो क्या बोलता, या डी के टाइम में या ई के टाइम में। उसने ऐसा सेट करा ही नहीं, क्योंकि आंसर में ये होगा ही नहीं कि वो किसके कंटेम्प्रेरी हैं। आंसर वो ये बताना चाहता है कि आप इस लेवल तक सोचो। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर उसको ये एग्जामिनर को सेट करना होता है कि कात्यायन किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो वो पनिनी और पतंजलि के बाद यहाँ भी सी और डी में भी ऐसे लिख देते, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ एक किसी बंदे का नाम, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ किसी दूसरे का नाम। तो 4 नाम ना देके वो चाहते हैं कि आप लोग कंटेम्प्रेरी के बारे में मत सोचो, क्योंकि कंटेम्प्रेरी के बारे में सोचना होता तो चारों ऑप्शन कंटेम्प्रेरी के बारे में होते। बट वो आपको यहाँ फोकस कराना चाहते हैं। कौन? एग्जामिनर। एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ इस लेवल पे आके सोचो। कौन से लेवल पे? ये 3rd लेवल पे आके। सी होगा इसका आंसर। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पकड़ना ही पड़ेगा कि यार वो क्या सोचने के लिए बोल रहा है आपको। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना इस बार, आप खुद फील करोगे कि आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके माइंड में खुद आ जाएगा यार कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है, किसका आंसर आपको क्या करना चाहिए, वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं हुआ? ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में जो था उसने सबसे पहले वो यहीं लिख दिया, यहाँ उसने घुमा दिया। समझ रहे हो? यहाँ वो कंटेम्प्रेरी लेके चल रहा है और यहाँ दोनों के बीच की बात है, ठीक है। इसलिए उसका लेवल यहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से चेंज करना शुरू करेगा। यहाँ गलत करा, यहाँ सही करा, फिर गलत करेगा। ये लॉजिक इसलिए है जो मैंने अगर जिसको समझ में ना आया हो, वीडियो दोबारा से 2-3 मिनट पीछे करके फिर से सुनो जो मैंने बोला है, ठीक है। यही चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी, तभी एग्ज़ाम क्लियर होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि इनमें से जो कौन से आर्म्स के बारे में सही लिखा है जो यूरोपियंस ने यूज़ करा था इन वारफेयर इन इंडिया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द फ्लिंट लॉन्ग मस्कट कुड वर्क इवन इन द वेट वेदर। भाई वेट वेदर में कोई, देखो मस्कट का मतलब ना पता हो तो यहाँ आ जाओ। देखो क्या मतलब है, फ्लिंट लॉक वाली बंदूकें बरसाती मौसम में भी कार्य कर सकती थी। यार एक चीज़ बताओ, वो एग्जैक्ट बरसाती मौसम बोल रहा है, उस मौसम में बंदूक ऐसा तो नहीं है कि कमरे के अंदर बैठ के चलाओगे, ठीक है। बंदूक हमेशा बाहर बरसात के मौसम में चलानी होगी। तो यार फ्लिंट लॉक वाली बंदूकें मतलब बरसाती मौसम में काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। गलत लग रहा होगा पढ़ के आपको, और पढ़ो। बेनेट के जुड़ने से बंदूक निकट समाघात के में अधिक प्रभावी और खतरनाक हो गई। ये बंदूक है, बंदूक के आगे कोई चक्कू सा लगा दोगे तो भाई नॉर्मल सी बात है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि अगर निकट से किसी के ऊपर वार करना है तो ये सही है, ये गलत है। यहाँ आ जाओ। पिटवा लोहे की तोप के बैरल को ले जाना और चलाना बहुत आसान था। यार एक चीज़ बताओ, जब पिटवा लोहा मतलब रॉट आयरन है, उसके तोप का बैरल को इतना आसान है लेके जाना? ध्यान से सोचो यार, किस चीज़ को ना तुम पढ़ के भी सोच सकते हो यार, इतना भारी लोहा होगा उसको ले जाना इतना आसान कैसे हो गया, और ये बरसाती मौसम में कैसे काम करेगी। बट हाँ ये फील कर रहोगे, इसको पढ़ के आपको पक्का फील आ रहा होगा कि यार इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो यार ऐसा तो पॉसिबल है कि सामने अगर बैनेट लग जाएगा तो वो बंदूक जो है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, ठीक है।
तो आपको ना ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे तो हमेशा आंसर पक्का निकलेगा। तो इसका क्या आंसर होगा, ये 2। तो हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। कभी ऐसा मत कर देना 2 को देख के 2 मार दो, ये नहीं है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, मैं आपको आगे ये भी सिखाऊंगा कि कभी भी अगर 3 सेंटेंस दिए हुए हों, 3, तो इसका ज़्यादातर आंसर या तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, या तो इसका आंसर 1 होता है या 3। इसका एक लॉजिक होता है, ध्यान से देखना इस लॉजिक को। यहाँ आ जाओ, देखो A B C D E और F। ठीक है, A का रिलेशन उसने B से बता दिया कि A ने ये किताब लिखी B, C ने किताब लिखी D और E ने किताब लिखी F। तो एग्जामिनर क्या करता है, अगर 1, 2 और 3, और वो ये बोलेगा कि इनमें से कितने सही हैं, नीचे ऑप्शन में देखोगा 1 सही है, 2 सही हैं, 3 सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है। ध्यान से देखना, एग्जामिनर के माइंड में ये होता है कि वो एक को तो सही मैच कर देता है कि ए किताब बी ने लिखी या ए बी ने लिखा, मतलब एक कनेक्शन बना दिया। बट वो सी डी में क्या करेगा, रियलिटी में तो सी ने डी लिखी और ई ने एफ लिखा, बट वो क्या करेगा, वो क्रिस क्रॉस कर देगा। क्या कर देगा, क्रिस क्रॉस कर देगा। वो आपको एग्जाम में बोलेगा कि सी एफ ने लिखी और डी ई ने लिखी, समझ रहे हो? वो 2 में ही कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और एक ही सही होगा। अगर वो क्रिस क्रॉस नहीं करेगा तो सी डी ने लिखी, ई एफ ने लिखी, ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही। तो जब भी कभी 3 आ जाते हैं ना, तो आंसर या तो 1 ओनली होता है या तीनों सही होते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तभी वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, जैसे ही आपका ये 14th वाला एग्ज़ाम खत्म होगा ना, मैं आपको डिटेल्ड समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के मॉक्स आपको आपके सामने खुद बैठ के समझाऊंगा कि देखो जब इसको मॉक को लगाओगे तो आपको क्या नॉलेज मिली। जिस दिन आपने, याद रखना, जिस दिन आपने लास्ट 10 साल के मॉक सॉल्व कर लिए, चाहे वो CDS के हों, NDA के हों, CAPF के हों। देखो CAPF 1 साल में 1 बार होता है, NDA 2 बार, CDS 2 बार। जब आप 10 साल के CDS सॉल्व करोगे तो आपने 20 पेपर CDS के सॉल्व कर लिए, 20 पेपर आपने NDA के, और 10 पेपर ये, टोटल जब 50 पेपर सॉल्व हो जाएंगे ना UPSC के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगा। ठीक है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ कि जब 3 स्टेटमेंट होंगे तो एक ही करेक्ट होगा या 3, क्योंकि मुझे इतना पता है कि क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें कर रखी हैं सॉल्व। ठीक है, तो मुझे इतनी नॉलेज है। तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि एक बार चीज़ें ना थोड़ा विश्वास करोगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इसका ज्योतिष होगा। और कौन सा क्वेश्चन बचा, ये यहाँ तो मैथ्स के, ये इसके सारे हो गए। चलो ठीक है, हिस्ट्री के और कौन से बचे हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू द बो एंड एरो एज ए वेपन ऑफ वार इन एंशिएंट इंडिया। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बताया था, जब भी आपको चारों ऑप्शन में से कभी आज तक एक नाम भी नहीं सुने हों तो उसका आंसर ए होता है। मैंने आपसे ये बताया था ना। बट ध्यान रखो, उसमें भी एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि मानो चलो आपने इसका नाम नहीं सुना, बट ध्यान से देखो कि ये देखो के से स्टार्ट है, ये भी के से स्टार्ट है और ये भी के से स्टार्ट है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको नाउन पे कंफ्यूज कर रहा है। वो ये कंफ्यूज कर रहा है कि भाई वो आपको ये सिग्नल दे रहा है कि इसका आंसर के से ही स्टार्ट होगा, वो सिग्नल दे रहा है इस चीज़ का, तो इसका आंसर होगा कुंता। भाई आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर पहले आपने बताया कि जब नहीं हो तो इसका आंसर ए ही होगा। वो ए तब होगा जब सारे के सारे, सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया, ए ऑप्शन तब होगा जब ABCD जो चारों ऑप्शन हैं सबकी स्टार्टिंग डिफरेंट तरीके से हो रही है। ध्यान से देखो ये कैसे हो रही है, एरो, स्वॉर्ड, वज्र, मेस, सब अलग अलग नहीं लग रहे, सबकी वर्डिंग्स जो स्टार्टिंग की अलग हैं। और वो एग्जैक्ट नाउन जो है, देखो ये नाउन है पूरे, कर्मुका, शरंगा, कुंता, कोडंदा, तो वो यही कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो यहाँ तो उसने अलग ले दिया, अलग दे दिया आपको, बट वो क्या कर रहा है, इन तीनों में आपको कंफ्यूज करेगा। बट उसे पता है कि आपको कुछ नहीं आता इसमें से, तो वो पहला ही पुट कर देगा। तो इसका आंसर होगा कुंता। जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आ रहा वो यहाँ भी वीडियो बंद कर सकता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के ऊपर से पक्का जा रही होगी, क्योंकि इतना इजी नहीं है ये कॉन्सेप्ट को समझना। इसे वो ही समझ सकता है जिसने या तो बहुत सारे मॉक्स दिए हैं या वो चाहता है कि उसका एग्ज़ाम निकले, वो कोशिश पक्का करेगा समझने की। मेरे एक एक वर्ड्स को समझोगे तभी जाके ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे आप लोग। यहाँ आ जाओ, कोनार्क हॉर्स स्कल्पचर शोज ए रिंग स्टरअप।
A broad, probably wooden stirrup appears in Khajuraho sculptures. The iron stirrup was used in Delhi Sultan's armies from the 13th century onwards. अब मुझे एक चीज़ बताओ ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, जब भी 3 सेंटेंस दिए हो ना, या तो एक सेंटेंस सही होगा या तीनों सही होंगे। ये 90% केस में ऐसा लगता है, भाई दो भी सही हो सकते हैं, बट 90% यही रूल काम करता है। ठीक है, याद रखना, जब आप कोई रूल लगाते हो ना, 90% वाला जो रूल लगाओगे, लगाना है तो वो सारे क्वेश्चनों में लगाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है एक में लगा दिया, एक में डर गए, फिर एक में लगा दिया, फिर एक में डर गए। तो कभी कभी क्या होगा, जो तुमने लगाया वो गलत हो जाएगा, जहां नहीं लगाया वहां सही होता। ठीक है, अगर आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हो ना, तो विश्वास करके फॉलो करना। ठीक है, कुछ बातें समझने की होती हैं और कुछ बातें आपको अपने आप फील करोगे तो पक्का समझ आ जाएगी। सच बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया, जब भी 3 दिए हैं तो या तो एक ही सही होगा या वो 2 में क्रिस क्रॉस करेगा, या तीनों ही सही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसमें तीनों ही सही हैं। ठीक है भाई, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को फाउंडेशन लेक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं ये सब चीज़ें बहुत ही डीप बताऊंगा। फिर याद रखना, फाउंडेशन के टाइम ना मैं आपको, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, आपका ज्योग्राफी और सोसाइटी, और यहाँ पर एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न, मैं पूरा एक चार्ट बनवाता हूँ। उस चार्ट में मैं आपको एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न की पूरी सीक्वेंस बताऊँगा कि इकोनॉमी कहाँ से स्टार्ट हुई, चाहे वो स्टार्टिंग पैलियोलिथिक पीरियड से करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, ये स्टोन एज को छोड़ने के बाद फिर आगे आएंगे इंडस वैली, फिर आएंगे ऋग्वेदिक, फिर महाजनपद, फिर मौर्य। तो पूरा का पूरा एक ये वाला चार्ट कंप्लीट होगा। फिर मौर्य का पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, राजपूत, फिर यहाँ पे मिडिवल का पार्ट, मतलब पूरा पोर्शन चलेगा, दिल्ली सल्तनत और ये मुगल, फिर आके इंडिया। तो यहाँ पे कौन से कॉइन यूज़ होते थे, यहाँ कौन से कॉइन यूज़ होते हैं, यहाँ कौन से कॉइन यूज़ होते हैं। पॉलिटी में भी यहाँ, यहाँ गांव को क्या बोला जाता था, यहाँ गांव को क्या बोला जाता था, यहाँ क्या बोला जाता था। फिर ऐसे ही साइंस में यहाँ क्या टेक्नोलॉजी थी, यहाँ क्या, यहाँ क्या। जब आप पूरा ये चार्ट पढ़ोगे ना तब चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। बट अभी तो क्या है, थोड़ा सा चीज़ें बहुत जल्दी बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि भाई 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो भाई ये वही बच्चा देखे जो ये चाहता है कि जिसके 1-2 नंबर बढ़ जाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर आप इसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो ये काम नहीं आएगा। आपको अपनी नॉलेज बेस भी लगाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस भी है और साथ में यहाँ पे एग्जामिनर की साइकोलॉजी को देखकर भी चीज़ें समझनी है। अब यहाँ आ जाओ, ये पेपर है CISF का, असिस्टेंट कमांडेंट का। जो लोग पहले सर्विंग होते हैं ना, जैसे कोई SI है CISF में, उन लोगों के लिए होता है ये पेपर। तो इसको करते हैं, चलो यार, इसमें हिस्ट्री की क्वेश्चन निकालते हैं। ये देखो क्या दिया है, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 द कोल ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर वर लेड बाई। जो बच्चा NCERT नहीं पढ़ता उसके लिए सारे नाम नए हैं, गनो, बिरजिज, शाहमेल, मौलवी अब्दुल्ला शाह। मैंने क्या बताया, नाउन है, चारों के चारों डिफरेंट है, GBSM। इसका आंसर जी वाला पहला वाला होगा। भाई जिसको समझ में आ रहा है वेरी वेरी गुड, जिसको नहीं आ रहा वो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आगे बढ़ के खेलना पड़ेगा। ठीक है, इन द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर द नेम प्रज्ञा ज्योतिषा वॉज यूज एज डेजिग्नेटेड फॉर। भाई एक चीज बताओ, चारों नाउन, चारों के चारों अलग नाम से स्टार्ट हैं, हमने कभी नहीं सुना, भाई हम तो ए लगा के चलेंगे। भाई ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, यही है इसका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पक्का सही हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ ट्रेवेनकोर इन द 18th सेंचुरी। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ये सारे के सारे नाम आपने सुने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलिकट नहीं मार सकते। यहाँ पे आपने कभी प्रज्ञा ज्योतिषा के बारे में सुना था, नहीं, तो आप ए लेके चले गए। आपने चारों का नाम सुना, नहीं, तो आप ए लेके चले गए। बट आप यहाँ चारों का नाम आपने सुना है, आपने ट्रेवेनकोर का नाम भी सुना है, आपने ये चारों नाम भी सुने हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टिक नहीं कर सकते। यहाँ आपको सोचना ही पड़ेगा, या आपको अपना नॉलेज बेस लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान से यहाँ सोचोगे ना, अगर आपको नहीं पता कुछ भी, ध्यान से सोचोगे कि एग्जामिनर कहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है, कैलिकट, चिरक्कल, कोचीन। एग्जामिनर अगर पहले त्रिवेंद्रम लिख देता तब आपको डाउट पक्का होना चाहिए था, बट एग्जामिनर आपको ये फील कराना चाह रहा है कि भाई आंसर सी से ही है। इसलिए ही उसने स्टार्टिंग में सी दे दिया कि आप लोग सी के बारे में सोचो, बट आंसर है त्रिवेंद्रम। यही साइकोलॉजी पकड़नी है एग्जामिनर की। अगर एग्जामिनर उल्टा कर देता, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, एक क्वेश्चन आया था ना अभी एक ऐसा, एक सेकेंड,
हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या समझाया था मैंने यहाँ? मैंने यह समझाया था कि भाई देखो, स्टार्टिंग में बंदे ने एस से लिख दिया और बाद में 3 के लगाए हैं। उसको पता है कि बच्चों को जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर के माइंड में ट्रिक्स रहती हैं कि बच्चा स्टार्टिंग में इसको देख के ही टिक कर दे, क्योंकि उसको पता नहीं है। बट याद रखना, वो यहाँ पे इसको आपको जाना है, यहाँ पे आपको टिक करना है कुंता। भाई लॉजिक, जब मैंने ये क्वेश्चन समझाया था, जिसने तब ये लॉजिक समझ लिया ना, उस लॉजिक को और जो मैंने अब समझाया है, दोनों को फील करो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को यहाँ बंद कर सकते हो, अपने जाके पढ़ाई करो। बट जिसको समझ में आ रहा है वो प्लीज़ देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ही मिलेगा। यहाँ आ जाओ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द महाजनपदास इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि 16 महाजनपद आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो 16 महाजनपद में वज्जी भी है, गांधार भी है, अवंती भी है, ठीक है, अंगा भी है, और कलिंगा नहीं है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम। यहाँ आ जाओ, क्या बोल रहा है? धम्मपादा इज ए पार्ट ऑफ। मैंने क्या बताया? जब हमको नहीं पता होता, हम आ जाएंगे नाउन पे। जब हम नाउन को देख रहे हैं ना, तो हमारा माइंड क्या कहेगा कि भाई पहले को टिक कर दो। बट रुको, ये देखो कि क्या पता ऐसे और भी हों। तो एक निकाय यहाँ आ रहा है, एक निकाय यहाँ आ रहा है, मतलब एग्जामिनर आपको यहाँ कंफ्यूज कर रहा है। वो चाहता है कि इन दोनों में से ही आप सोचो। तो इसका आंसर या तो मध्यमा निकाय होगा या खुद्दक निकाय होगा, ठीक है। इसका रियलिटी इसका आंसर है खुद्दक निकाय। बट आप लोग 2 ऑप्शन तक तो पहुंचे। आपको चारों ऑप्शन में कुछ कॉमन वर्ड्स को देख के भी आप पता कर सकते हो कि यार इनमें से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें इतने क्वेश्चन थे इसके। ये कौन सा है? फिर CAPF 2025 का पेपर करते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ आ जाओ। क्या है क्वेश्चन? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजामंडल? सिक्किम प्रजामंडल कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। ये नाम सुना? नहीं सुना। ये नाम सुना? नहीं सुना। ये सुना? ये भी नहीं सुना। ये सुना? ये भी नहीं सुना आपने कभी। तो इसका आंसर ये होगा। नाउन, ऊपर भी नाउन नीचे भी नाउन, कभी नहीं सुना, गो फॉर ए। अगर इसमें ऐसा होता कि ये जो 3-4 अगर कॉमन होते, समझो यहाँ भी भंडारी लिखा है, यहाँ भी भंडारी लिखा है, तो हम भंडारी में जाते क्योंकि कोई ना कोई भंडारी होगा। बट हमने चारों के चारों ऑप्शन देखे, चारों बहुत डिफरेंट है, हमने कभी सुने ही नहीं नाम, ना कभी क्वेश्चन का नाम सुना, गो फॉर ए। क्योंकि यूपीएससी को पता है आप इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दोगे, तो उसको पता है, उसको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, वो सीधा पहले नाम में ही आंसर लिख देता है। भाई समझ में आ रहा होगा तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दो। मैं तो सही बता रहा हूँ, वही देखो जिसको थोड़ा भरोसा हो, जिसको भरोसा नहीं है वो प्लीज़ मत देखना, ठीक है। यहाँ आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक किराट अर्जुनियम? देखो, जो नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए होते हैं ना, उसमें से आपने कोई ना कोई देखो ऑप्शन सुना हुआ होगा। सुना हुआ है, देखो वाल्मीकि और पाणिनि आपने ऑप्शन सुना हुआ है। बट आपके माइंड में कभी आ नहीं रहा होगा यार, कहीं पढ़ा ही नहीं यार ऐसा कि वाल्मीकि ने किराट अर्जुनियम लिखी या पाणिनि ने किराट अर्जुनियम लिखी, ठीक है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो जो आपने नहीं पढ़ा ना भाई, जिसके बारे में आपको नॉलेज है और उनसे रिलेटेड आपने अगर कोई चीज़ ये नहीं पढ़ी है, तो वो आंसर नहीं होता। आपका माइंड आएगा, क्या पता कोई ना कोई किताब लिख दी हो ऐसी, आपके माइंड में आएगा, बट ऐसा नहीं होता। याद रखो, जो नहीं पढ़ा ना आपने, जिनसे रिलेटेड नहीं पढ़ा, वो नहीं होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा इसमें? या तो थिरुवल्लुवर होगा या भैरवी होगा। तो आपके पास 2 आ गए, आप 2 से टिक कर सकते हो इसमें। वैसे इसका आंसर क्या है? भैरवी। अब आप लोग यहाँ एक लॉजिक लगा रहे होगे कि सर आपने कहा था अगर नहीं सुना तो ए आंसर होगा। मैंने क्या कहा था? जब आपने चारों के चारों ऑप्शन ही ना सुने हो तो ही ए लगाना। बट आपने तो सुना है ना, 2 के नाम तो आपने सुने हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? भरावी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज नोन फॉर एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड फ्रॉम द अर्ली? ये तो अब मैंने आपको बहुत पहले, मतलब जो अभी एक आपको एक सीरीज कराई थी जिसमें मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, वहाँ भी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या है? कालीबंगन। अगर आपको नहीं पता आंसर, तो आप लोग को ये सोचना है कि 4 नाउन है, 4 नाउन दिए, 4 नाम दिए। अब ये 4 नाम दिए हैं, इसमें सुने तो आपने हैं, ढोलावीरा भी सुना है, राखी गढ़ी भी सुना है, कालीबंगन भी सुना है, कुणाल नाम आपने सुना नहीं है। तो अगर कुणाल नाम जो नहीं सुना, वो तो आंसर होगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि भाई आपने और तो सुने हैं ना,
यही तो सारा लॉजिक है। अगर इस बात को कोई समझ पा रहा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बताया, अगर आपने चारों के चारों नाम नहीं सुने हैं तो ए टिक कर दो। आपने क्या, किसी ने भी नहीं सुने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है तो वो बात अलग है। बट मेरा मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही टफ है, और आपको पता है कि 90% जनता ने भाई ये नाम सुने नहीं है, तो ए टिक कर दो। बट अगर आपने ढोलावीरा भी सुना है, राखी गढ़ी भी सुना है, कालीबंगन भी सुना है, तो आप डायरेक्ट ढोलावीरा टिक नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आंसर है कालीबंगन। बट याद रखना, यहाँ से हमको एक साइट का नाम मिला है कुणाल। तो एग्जाम में अगली बार ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पन साइट्स, और वहाँ पे कुणाल नाम लिखा हुआ होगा। तो आप लोग बोलोगे कुणाल नाम की तो कोई साइट हमने पढ़ी ही नहीं आज तक, बट आप यहाँ पढ़ लो, कुणाल एक हड़प्पन साइट थी, ठीक है, कुणाल। नेक्स्ट, कृष्ण देवराया, अ किंग ऑफ विजयनगर, कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्त मर्यादा। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ध्यान से देखो। आपको पता है ना, विजयनगर एम्पायर जो है साउथ का एम्पायर है, बट साउथ हमें पता है कि साउथ में भी ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मानो, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब हमको पता है कि तमिल लैंग्वेज भी नहीं है, संस्कृत लैंग्वेज भी नहीं है, तो आप तेलुगु और कन्नड़ में आपका डाउट आएगा। तो आपको क्या करना है, दो ऑप्शन आ गए, अब आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर है तेलुगु। नेक्स्ट आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर रिपोर्टेड द यूज ऑफ सीड ड्रिल। कौन सीड ड्रिल करता था, उसने रिपोर्ट करा है ऑन द कर्नाटका कोस्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइस इन इंडिया। हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। इनमें से किस यात्री ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल के उपयोग के बारे में उल्लेख किया है? आपने कभी सुना था ये? नहीं सुना। 90% जनता ने इसके बारे में नहीं सुना। नीचे नाम देखो, दुर्वाते बरबोसा, अब्दुल रजाक, अफानसी निकितिन, निकोलो कांटी। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी 90% उन्होंने भी इनके नाम नहीं सुने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुआते बरबोसा। जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा और भी अच्छी बात है, आप लोग नॉलेज से करना, ठीक है। यहाँ जाओ। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया टर्म्स विचित्र चिता। कैसा चित? चित कैसा होना चाहिए? विचित्र चित। चित्र करापुली और चैत्यकारी, ये क्या है? आप मुझे ध्यान से बताना, अगर आप इस नाम को पढ़ लोगे ना, पहले वाले को, विचित्र चित। चित इंसान के बारे में बात हो रहा है ना, विचित्र है, उसका चित कैसा है? विचित्र है। और चित्रकार, पुली और चैत्यकारी, ये किससे संबंधित है? बाजार से, मंदिर से, उपाधि से, या रंग बनाने के केंद्र से? हमें पहले ही से ही समझ में आ गया कि भाई ये किसी इंसान के लिए उपयोग हो रहा है, विचित्र चित। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइटल्स। जो इस तरीके से बाइफरकेट करके हिस्ट्री को समझ रहा है वो तो बहुत आसानी से चीज़ें कर लेगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स यील्डेड द एविडेंस ऑफ वाश बेसिन। किस में वाश बेसिन मिला? ये मैंने आपको पढ़ाया है, बट मैं बताऊंगा। वाश बेसिन इन द टॉयलेट ऑफ ए हाउस। नहीं पता ना आपको? वेरी गुड। नीचे 4 ऑप्शन है, चारों के नाम आपने सुने हुए, तो आप डायरेक्टली बनावली नहीं ऑप्शन में लगा सकते। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बट इसका आंसर क्या है? बनावली। क्योंकि यूपीएससी को ये पता है, एग्जामिनर को जो पेपर सेट कर रहा है उसे ये पता है कि भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चा नीचे जाएगा ही नहीं, तो वो इसलिए पहला ही आंसर सही दे देता है। भाई इस लॉजिक को थोड़ा समझोगे तो शायद 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ सार्सेनिक आर्किटेक्चर? आर्क, वॉलेंडोम। अब पहले यहाँ आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना, ऑप्शन पढ़ो क्या लिखे हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। एग्जामिनर ने क्या सेट करे ऑप्शन? ध्यान से देखो, 1 और 2 सेट करा, 2 और 3 सेट करा। वो चाहता तो नेक्स्ट में ये भी तो सेट कर सकता था 1 और 3। वो चाहता तो नेक्स्ट में ये भी सेट कर सकता था 3 और 4। 4 ऑप्शन हो गए, इनमें से आंसर देना होता, बट नहीं। एग्जामिनर को पता है ऊपर 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो उसने पहले 2 में आपको घुमा दिया और बाद में आपको सही दे दिया। बात को समझो, इंसान गलत गलत लिख के ही सही लिखेगा, क्योंकि उसे सही की चेन चलानी है बाद में। स्टार्टिंग में ही सिर्फ गलत बोल सकता है। अगर यार एक चीज़ बताओ, अगर उसे लिखना ही होता डबल, अगर आंसर 2 सही होता, डबल सही होता, तो नीचे भी वो 1 3 या 3 4 का ऑप्शन देता। बट उसने क्या करा, यहाँ तो उसने दिमाग लगा दिया, बट उसके बाद फिर कुछ दिमाग बचा नहीं, ऑप्शन बचा ही नहीं उसको, यहाँ से ये 3 के ऑप्शन शुरू करने पड़े। तो 1 2 4 इसका आंसर सही होगा। अगर जिसको भाई समझ में आ रहा है, भाई देखो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से आप पता कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है। भाई देखो इसमें चीज़ें ऐसी हैं, टफ हैं, मगर हाँ डुएबल हैं। यहाँ आ जाओ। बैटल ऑफ चिन्हट के बारे में नहीं सुना होगा आपने, ये चारों नाम भी नहीं सुने होंगे,
नहीं सुने ना, तो ऑप्शन 1 होगा। शायद किसी को समझ में आ रहा हो, शायद किसी को ना भी समझ में आ रहा हो। प्लीज़ हाँ, आप लोग ना यार मैसेज करके ज़रूर बताना कि यार आपको थोड़ा बहुत इस पर विश्वास है या नहीं, ठीक है, इस तरीके पे। मगर इसको लगाना सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में लगाना है ये, और वो भी खासकर कौन सा, एंशियंट और मिडेवल अगर ऐसा हिस्ट्री आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, मैंने आपको कहा था कि भाई अगर 3 स्टेटमेंट आते हैं तो या तो एक सही होता है या 3 सही होते हैं, एक सही होगा या तीनों सही होंगे। बट इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2। तो भाई गलत होंगे 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, इस बात के लिए भी तैयार रहना। ये मत सोचना कि सारे ही सही हो जाएंगे, बट हाँ, अगर फॉलो करोगे इस रूल को तो मैक्सिमम चांस है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अब देखो, जब भी कभी 4 आ जाते हैं ना, तो 4 में हमेशा या तो 2 सही होगा या चारों सही होंगे। क्यों? जैसे ए का ऑप्शन बी, सी का डी, ई का एफ और जी का एच, वो क्या करता है, यहाँ क्रिस क्रॉस कर देगा, ठीक है, और 2 सही हो जाएंगे। हमेशा वो 2 के साथ ही खेलता है। तो इसका आंसर क्या है? 2 पेयर्स आर करेक्ट। भाई ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, 4 में 2 सही होते हैं। अब अगर आप 2 सही मान के करोगे तो आप यहाँ पे क्या आंसर है, यहाँ पे इसका आंसर है 3। क्या है इसका आंसर? 3। तो देखो, अभी तक जो रूल बताया इससे आपके ये 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बस, बट ये वाला उससे सही हुआ है। तो अब भी आप पॉजिटिव में ही हो, ठीक है। तो जो फॉलो करे तो पूरे ट्रस्ट से फॉलो करना। अब आते हैं नंबर वाला जो लॉजिक है। नंबर वाला लॉजिक ये है कि जब भी कभी एक एग्जामिनर नंबर सेट करता है ना, नंबर कैसे सेट करेगा? समझो नंबर है, किसी का आंसर है समझो 7, तो वो करेगा 7, 8, 9, 10 सेट। अगर किसी का आंसर है 50 तो वो सेट करेगा 50, 60, 70, 80। तो इसका आंसर 1926 है। 26, 34, 38, 46 यहीं सेट कर दिया। इसका आंसर क्या? 1926। क्योंकि उसे पता है बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा ही नहीं। एक ये लॉजिक भी लगा सकते हो कि पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये 4 है, 4 में मैंने क्या बताया, 2 सही होंगे। अब देखो नीचे ऑप्शन में भी 2-2 कर दिए सब में। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे हो जाता कहीं बीच में, यहाँ से स्टार्ट हो जाता 1, 2, 3, तो वो आंसर हो जाता। बट यहाँ पे 2 ही पेयर सही हैं, ठीक है। अब वो कौन से 2 पेयर है वो आपको देखने हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, बहुत ध्यान से समझना इसको भी। आपने प्लिनी का नाम सुना होगा, टॉलमी का नाम सुना होगा, आपने स्ट्रैबो का नाम भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। बट आपने ये नाम देख रहे हो, बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। क्या? क्रेसिस्टोम, ये नाम है। तो भाई ये आंसर पक्का होगा, ऑप्शन में ये आंसर पक्का होगा। तो 4 का एक ही ऑप्शन है, 2 और 4। जो बिलीव करेगा वो ही करना इस मतलब ये सारे क्वेश्चंस, नहीं तो प्लीज़ मत करना, ठीक है। 51 पे आ जाओ। 51 में क्या लिखा है? हम तो भाई ऑप्शन देखेंगे पहले। क्या लिखा है? 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, जब ये इस तरीके से ऑप्शन सेट कर रहा है तो यहाँ पे इसने 1 and 3 ओनली भी लिख के कर सकता था। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3 चारों बन जाते। बट उसको तो आंसर अपना नन में लेके आना है ना, इसलिए इसका आंसर नन है। ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर एग्जामिनर को 2-2 ही सेंटेंस को अगर सही करना था तो 1, 2, 2, 3, 1, 3 और बाद में कुछ और दे देता, या मतलब 1, 2, 3 करता। बट उसको इस चीज़ का बहुत, उसको पता है कि तीनों ही गलत हैं। अब तीनों गलत को कहाँ से सेट करेगा? तो नन का तो और कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो वो क्या कर रहा है, पहले 2 दे दिए और बाद में 3 और बाद में उसने नन कर दिया। वरना अगर इसका आंसर नन नहीं होता, मानो इसका आंसर अगर ये नहीं होता, तो उसको कहीं ना कहीं बीच में एक सी, ये डी हो जाता, सी में उसे सेट करना पड़ता 1 and 3 ओनली। समझ रहे हो? तब ये क्वेश्चन टफ हो जाता। बट उसको नन लेके आना है अपने ऑप्शन में, तो इसलिए इसका आंसर नन होगा। शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ जरूर कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाओ। मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि जब भी कभी 4 स्टेटमेंट हो तो या तो 2 सही होगा या 4। बट यहाँ पे क्या सही है? यहाँ सही है 3। तो अभी तक हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं उस लॉजिक से। एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, और एक ये वाला, और एक ये वाला। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे सही हुए हैं इस लॉजिक से, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से एक चार्ट बनवाता हूँ, वो चार्ट को देखो और उस चार्ट को समझो, फिर आपका ना कभी भी इस टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, हमने क्या समझा, हमको समझ में आया कि भाई हम ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमको समझ में सबसे पहली बात ये आई। ऑप्शन 3 तरीके से आते हैं यूपीएससी में, या तो वो नंबर लिख कर देगा, या वो स्टेटमेंट लिख कर देगा, या वो नीचे 4 नाउन के ऑप्शन देगा। इतना तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात क्या है,
अगर वो नंबर लिख कर देता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि यार समझो आंसर में नंबर लिख के दिया उसने 1940, 1950, 1960, 1970, तो 70% चांस है ये आंसर होगा और 30% चांस है ये वाला आंसर होगा। अब आपको यहाँ पे खेलना है, ठीक है। पहली चीज़ हमको ये समझ में आई। स्टेटमेंट बेस्ड में हमें ये समझ में आया, हमको ना स्टेटमेंट दो तरीके से देखने हैं कि भाई अगर बुकिश लैंग्वेज में लिखी है कोई लाइन तो वो सही होगी, और वो चाइल्डिश लैंग्वेज में लिखी है तो वो गलत होगी। स्टेटमेंट में हमको ये समझ में आया। हमको ये वाले वर्ड्स भी देखने हैं, एनी, मेजोरिटी, मतलब इस तरह के कुछ ना कुछ शब्द दिए होंगे, नन ऑफ द, नन या ओनली, कुछ ऐसे शब्द देखो स्टेटमेंट में, तब क्वेश्चन को करो। नाउन का क्या समझाया मैंने, नाउन अगर सिंगल वर्ड का नाउन है और स्टार्टिंग जो है लेटर्स अगर कॉमन नहीं है और आपने कभी सुना ही नहीं है उसके बारे में, ना क्वेश्चन के बारे में ना आंसर के बारे में, तो ए टिक कर दो। ऑप्शन ए 90% केस में ऑप्शन ए आंसर होता है। और यहाँ पर अगर दो नाम है, मतलब एक उसका नाम भी है और टाइटल भी है, नाम भी है टाइटल, नाम टाइटल, या कुछ ना कुछ अगर बड़ा नाम लिखा है, तो इन चारों में हमको ये देखना है कि भाई कोई कॉमन वर्ड है क्या। तो कॉमन वर्ड करके हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और थोड़ा नॉलेज बेस लगाओ और एक आंसर को टिक करो। ये भाई है आगे बढ़ के खेलने का तरीका। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जो पढ़ाई करी है वही लॉजिक लगाना। बट हाँ, ये काम जरूर आएगा, ठीक है। चलो अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। तो देखिए मैंने ना आप लोगों के लिए यहाँ पर ये समराइज़ कर दिया है कि अगर हिस्ट्री में अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो 3 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, नंबर्स, स्टेटमेंट्स और नाउन। तो स्टेटमेंट में 2 चीज़ होती हैं, या तो आप कॉमन सेंस से जाओगे या वो फिर आपको जाना है एग्जामिनर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि वो करेक्ट को बुकिश लैंग्वेज में लिखेगा और रॉन्ग को लोकल लैंग्वेज में। नाउन को 1 वर्ड को कैसे सॉल्व करना है और 2 वर्ड को कैसे सॉल्व करना है, फिर नंबर्स को किस तरीके से एग्जामिनर की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताना। और हाँ, ये वो ही इन रूल्स को फॉलो करे जिसका नॉलेज बेस उस टाइम उसको लगे कि यार अब मैं इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहा और कट ऑफ क्लियर नहीं होगी मेरी, तभी इस गेम को खेलना वहाँ पर आप। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी कट ऑफ तो बहुत, आप 40-50 नंबर लेकर आ रहे हो, तो आप इसको इस तरीके पे जाना, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो किसको करना है और किसको नहीं करना। और जिसको ऐसा लगता है कि भाई कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही है, तो भाई वो तो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है, ये उसको करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज ना हो तो ही अप्लाई करो। याद रखना, जब नॉलेज ना रहे ना कि भाई हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, तब आप इस लॉजिक को अप्लाई करना, आपको खुद फील हो जाएगा कि कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप लोग एक काम और कर सकते हो, अब आप लोग का अब काम करना 2024 के क्वेश्चन पेपर्स उठाना और आप उनको इस लॉजिक से सॉल्व करके देखना। अगर वो ऐसे सॉल्व हो रहे हैं आपसे, वो लॉजिक निकल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तब समझ जाना कि आप कर लोगे, कि आप लॉजिक में एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि यार ये ना एक्सपर्ट जो है वही इंसान इस पर थोड़ा काम कर सकता है। तो थोड़ा 2024 के पेपर सॉल्व करके देखना, और तुम्हें फील होता है कि हाँ यार सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट याद रखना, जो ये वीडियो है ना, इसको 2 या 3 बार देखोगे तभी जाके वो लॉजिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जो मैंने शब्द बोले हैं वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो समझोगे तभी इस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।